देखिए आपने अगस्त से डाटा दिखाया कि कितने अत्याचार हुए। मैं तो बोलता हूँ साहब थोड़ा हकीकत की बात करें। अगस्त से नहीं, 1400 साल पहले से डाटा पड़े हुए हैं और गल्फ कंट्रीज से लेकर के पूरी दुनिया के डाटा पड़े हुए हैं, इतिहास भरा पड़ा है, तो ब्रॉडर लेवल पे बात करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भाई हम पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं करते हैं, भारत कुछ नहीं बोलेगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन वीजा गल्फ कंट्री आपको नहीं दे रही है। सऊदी अरब अगर बोले और उसके साथ साथ दुबई अगर बोले, अमेरिका बोले, सारे अफगानिस्तान बोले, हर कोई बोले, तो फिर आप क्या बोलेंगे? और बंगाल की जो अवाम है वो तो बोल ही रही है पिछले 50 सालों से। हर चीज को आप बस ये बोल देंगे जी। सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड, सबसे ज्यादा दुखी पूरी दुनिया में सताए हुए लोग पाकिस्तान के लोग हैं। इनके साथ झूठ हुआ जी, इनके साथ फरेब हुआ, सारी डॉक्यूमेंट्री भरी पड़ी हुई है। नियाजी ने ये बोला था कि हम तुम्हारी नस्ल बदल देंगे, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो इसमें इंडिया का कहाँ रोल है? इंडिया तो हमेशा, भाई पाकिस्तान जब बना था तो 50 करोड़ रुपए हमने आपको अलग से दिए थे कि जाके खाओ पियो और आराम से रहो, तरक्की करो, हमने हमेशा कामना की। आपने क्या किया? क्योंकि आप ईपी सेंटर हो, ये भारत नहीं, ये पूरी दुनिया मानती है। गंदे और गलीज कामों के और आइडियोलॉजिकल गंदगी के लिए पाकिस्तान एक ईपी सेंटर की तरह काम करता है। टेररिज्म के लिए, ड्रग तस्करी के लिए, जितने तरीके के जुल्म होते हैं इंसानी हुकूक को खत्म करने के लिए। अभी आप देखिए श्रीलंका का एक वर्कर था पाकिस्तान में, उसके गले में टायर डाल करके जो है वहां पे जला दिया गया। क्यों जला दिया गया साहब? क्रिकेट खेलने के लिए कोई जाता है तो बसों के ऊपर पथराव होता है। आप ईपी सेंटर हो, इसीलिए खुदा से लेके खुदा के बंदे तक पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं, और आपने अपनी कब्र अपने लिए खोद ली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं, भारत को इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। ये इतिहास है, एक डॉक्ट्राइन इसके पीछे काम कर रही है। मैं मानता हूं चलो जी आज हिंदू खत्म हो जाएंगे, अभी क्रिश्चियन भी खत्म हो जाएंगे वहां पे, ये आपस में ही लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जितनी कौम रहती है, जितनी जमात रहती है, जितने जाति बिरादरी है मुसलमानों के, सब एक दूसरे के लिए काफिर हैं और सब एक दूसरे के लिए फतवा जारी करते रहते हैं कि जी इनका गला काटो। अंसार उसके खिलाफ करेगा, सिया सुन्नी के खिलाफ। ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं रह सकते हैं और इनका इलाज है साहब। देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया भर इनका इलाज कर रही है। इसराइल एक अकेले कर रहा है ना इलाज? वहां पे भी इस तरह की बातें होती थी जो अंसार साहब बोल रहे हैं। ओस्मा बिन लादेन इनके यहाँ पाया जाएगा और बोल रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आप भिखारी बन गए तो अपने कामों के कारण, अपने नीयत के कारण। आपकी नीयत कभी साफ रही ही नहीं, इसीलिए ज्यादातर ममालिक जो है भिखारी बने हुए हैं, जितने ज्यादातर। और ये एक इतनी खतरनाक डॉक्ट्राइन यहाँ पे पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर रहा है। 50 साल पहले जो चोट हमने दिया है वो खुद सामने से तो लड़ नहीं सकता, अब बांग्लादेश के जिहादियों को आगे लाएगा। और 1000 कट्स वाली जो फिलॉसफी है, ये कोई बांग्लादेश का कल्याण करने के लिए नहीं जा रहे हैं, मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। एक बोरी चावल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भेजा नहीं जब से क्राइसिस चल रहा है। एक दवाई नहीं भेजी इंसानों के लिए, एक स्टेटमेंट नहीं चावल दिया चावल कि तो ये भारत से जुल्म मांगा रुकने जा रहा है, चाहिए। चावल तो भारत से मांगा नहीं जा नहीं, रहा है। भेजा तो इन्होंने क्या भेजा? हाँ वो लीथल, वो गलीज डॉक्ट्राइन अपनी भेज रहे हैं, आइडियोलॉजी, ठीक है, जवाब ट्रेनिंग राणा अली, देने के जवाब लिए। जल्दी से। देखें, गुजारिश ये है कि टीवी पर बैठ के, जैसे मैंने पहले बात की है, कि हम इल्जामात की सियासत और इल्जामात की नहीं, बातें तो करते इल्जामात नहीं, रहेंगे। फैक्ट है, तथ्य है। नहीं नहीं, मैं केवल इसको मस्जिदों में बैठ के करना चाहिए, टीवी पे ना, टीवी पे मत करो जनाब। टीवी पे ये बातें इनको आईना मत दिखाओ, मस्जिदों में होनी चाहिए। पाकिस्तान के मदरसों में, लाल मदरसा, वो जो लाल मस्जिद थी वहां पे क्या हुआ था साहब? भारतीय और परवेज भाई, मुशर्रफ थे ना। आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं, अब मेरी बात नहीं है। मैंने दरमियान में आपको नहीं टोका, आपने बड़े को गलत किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं रोका। सही ये सही, हमारा मैंने सही अल्फाज बोले हैं, आपको गलत लग रहा है सर। जो जो आईना एक दिखा दो जब तो गलत लगता है। बोलने का हमें हमें उससे पता चलता है कि जब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है एक, कि जब इंसान बोलता है, उसकी जुबान खुलती है, तो फिर पता चलता है कि वो कैसा है। अरे कहाँ मैंने जब अल्लाह भी ताला का नाम लेके सुबह सुबह मैंने गुनाह कर रहे हो? आपके इस गलीज जबान से तो अल्लाह ताला का नाम भी नहीं आना चाहिए। जन्नत तो छोड़ो, दोजख भी आपको नसीब नहीं ये होगी कौन जनाब। है? ओ भाई, आप हो किस, कौन है? अरे आप आप हो कौन हो कौन से जनाब? ये जज करने आप वाले किस हो? जबान से सुबह जज सुबह करने अल्लाह वाले ताला हो का कि नाम ले कौन रहे हैं? कौन उस तरफ है, पवित्र कौन नाम को अजीज है, कौन नाम नहीं है। कर रहे हैं, किस आपको तो बात करने की किस तमीज नहीं गलीज है। जुबान से चुप आप ले करके रहे हो? बात सुनो। अरे तमीज बात मत सुनो चुप सिखाओ, करके। तमीज मत, बड़े मियाँ तमीज, तमीज मत सिखाइए, आपको तमीज अंदाजा ही मत। नहीं है कि पूरी आप बात किससे पूरी कर रहे हैं, दुनिया, क्या पूरी बात कर रहे हैं।
जो अरे बकवास आप कोई आपके मुंह में फरिश्ते आती हो है, क्या? आप धोखे जा रहे हैं। आप कोई फरिश्ते हो क्या? आप चुप करें, आपने आप अपनी बात कर ली सिंपली है, चुप करें आप। डिक्लेयर्ड आपको टेररिस्ट पता नहीं है देश के एक टेररिस्ट हो, पता नहीं किस जो किस्म के जबान से इंसान और है। आइडियोलॉजी से गलत इंफॉर्मेशन आइडियोलॉजी प्रोपोगेट आइडियोलॉजी कर रहा है टीवी आपने पे। ये आपकी आप मस्जिद नहीं है कि पढ़ के आप टीवी खुतबा पे बैठने पढ़ोगे। का मजा ही ये नहीं है। पाकिस्तान की किस मस्जिद किस्म का नहीं है कि लोग हैं, आप आपको खुतबा उठा के पढ़ोगे। आपने टीवी पे बैठा दिया है। बड़े मियाँ जबान को लगाम बड़े दीजिए। मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ नहीं कहेंगे। ये आप जब पाकिस्तान की बात कर मस्जिद रहे नहीं थे, है कि आप आप खुतबा जब पढ़ बात के कर रहे निकल थे, मैं बोल जाओगे। रहा हूँ बीच में। मैंने आईना सुनी ना, दिखाया, आपकी बकवास भी सुनी है। ओसामा बिन आपको लादेन बच्चों आपके की बात बगल में लगी गया। हुई है। नहीं, आप अपनी जबान को जरा लगाम दीजिए। हम आधे घंटे से आपको सुन मुझे रहे थे, जरूरत हमने नहीं है, नहीं बोला। आपको जरूरत है अपनी जुबान को हाँ, लगाम हमने देने की। नहीं, आपको जरूरत है। आप अपनी जुबान को मैं काट के चुप करके फेंकिए। आराम से आप बात लगाम कर नहीं रहा हूँ, देंगे अपनी तो भाषा पे दुनिया बात काट कर के रहा हूँ। फेंक देगी। आपको अंदाजा आपकी नहीं है। जुबान को दुनिया काट के फेंक रही है। बड़े बड़े तो आए क्या आप जैसे फरमाइए? जुबान काटने वाले। कटोरा पकड़ा दिया ना, हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। सारे भिखारी दुबई में और सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं, और वहां की गवर्नमेंट ये बोल रही है। अरे कुछ भीख भूख मांग के चैनल पे चले जाओ, चैनल वाले दे देंगे। कटोरा लाए हो साथ में कि नहीं लाए हो? बगल में अब कटोरा है कि नहीं? दिखाओ, मैं तुम कटोरा जैसे दिखाओ। कटोरा तुम कटोरा जैसे दिखाओ। इंसानों अरे से मुंह गलीज लगना नहीं इंसान, चाहता। कटोरा दिखाओ। जो तुम जैसे बगल में इंसान कटोरा जो है लेके वो बैठे हो, प्लीज किस्म के इंसान जो है। कटोरा लेके तुम्हें बैठे अंदाजा हो, नहीं है। दिखाओ कहाँ है। हम भीख देने के कौन सा लिए ये तैयार हैं। वहां से हम उठा के भीख सर्कल देने पे के उठा लिए के आपने तैयार इबादत हैं। उठा दी है टीवी के हमारे ऊपर। यहाँ की तो चवन्नी बात तुम्हारे करने यहाँ की के तमीज डॉलर नहीं में है। कन्वर्ट होगी। चवन्नी भीख दूंगा, डॉलर में कन्वर्ट होगी, दिन भर का राशन पानी तुम्हारा हो जाएगा। चलिए, लेकिन ये एक बात है कि जब भी तथ्यों की बात आती है तो उन तथ्यों से भागने की कोशिश पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। और मैं ये समझना चाहता था कि पाकिस्तान आखिर अब बांग्लादेश में क्यों मदद कर रहा है, बांग्लादेश के में जिहाद आतंकवादियों को क्यों वहाँ पर पालने पोसने में लगा हुआ है, क्योंकि उसका देश तो खुद संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान में हालत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी कहर बरपा रहा है, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, पीओके में अलग बगावत, और इनका अपने घर संभल नहीं रहा है और ये आ रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन इस बीच बांग्लादेश की हालत देखिए, बांग्लादेश में भी हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच बांग्लादेश उल्टे भारत को गिदड़भबकी दे रहा है। कह रहा है कि साहब अब शेख हसीना को सौंप दीजिए हमें। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश अड़ गया है, भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा बांग्लादेश, नोट ऑफ अर्जेंसी जारी करेगा बांग्लादेश, भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है बांग्लादेश। तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में अब नया मोड़। यूनुस सरकार ने धमकी दी है कि अगर दिल्ली से जवाब नहीं मिला तो सख्त कदम उठाएंगे। बांग्लादेश ने पत्र लिखकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन इस बारे में भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में भारत से जवाब मिलने का इंतजार किया जा रहा है और अगर नई दिल्ली की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो कड़ा कदम उठाते हुए नोट ऑफ अर्जेंसी जारी किया जाएगा। हालांकि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने इस बात को स्वीकार किया कि बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि में जवाब देने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत उचित समय अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है तो ढाका अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश अड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में क्या हो सकता है ये समझने के लिए अब चलते हैं वॉल पर। बांग्लादेश जो कि हिंदुओं पर हो रहा हमला रोक नहीं पा रहा है, ईसाइयों पर हमला हो रहा है उसे रोक नहीं पा रहा है, कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली हुई है, और अब ये कहने कि साहब ऐसा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पण करने से भारत इनकार कर सकता है। ये समझिए, हसीना पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। अब जो नोट भेज रहे हैं बार बार, लेकिन भारत इनकार कर सकता है। बिना आधार के आरोपों पर भारत इनकार कर सकता है। जो प्रत्यर्पण संधि है उस संधि के मुताबिक भी प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 के आधार पर इनकार किया जा सकता है। अनुच्छेद 8 में इनकार करने का आधार है, ठोस सबूत के अभाव में इनकार करने का प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 7 के तहत नामंजूर करने का भी प्रावधान है। तो वो लाख नोट भेजते रहे, रिमाइंडर नोट भेजते रहे, शेख हसीना को वापस बुलाने की मांग करते रहे, या फिर तमाम लेटर लिखे, भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अगर जवाब देना तो एक लाइन में अनुच्छेद 7 और 8 के आधार पर जवाब दिया जा सकता है। निपुण आलम बायन साहब हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार। इस तरह के नोट का मतलब क्या होता है, और अगर प्रत्यर्पण संधि है तो क्या उसमें राजनीतिक मामलों को भी शामिल किया जाता है? और जो 7 और 8 की का जिक्र किया, भारत अभी खामोश है,
लेकिन अब ये रिमाइंडर लेटर कह रहे हैं हम भेजेंगे, अर्जेंसी नोट भेजेंगे। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की हम बात करते हैं, ये ट्रीटी हमारी 2013 में बांग्लादेश के साथ में हुई थी। उस समय जब 2013 में हुई थी, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जिसको हमने 2016 में जब अमेंडमेंट किया तो वो काफी ज्यादा क्या उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उसमें यह था कि अगर किसी भी व्यक्ति पर एलिगेशन भी लगता है और 1 साल से बड़ा अपराध उसका है जो उसने किया है, जिसमें 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, तो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उस 2016 की और 2013 की जो एक्सीडेंट ट्रीटी है, उसके 2 सेक्शन हैं। एक तो सेक्शन 6 और एक सेक्शन 8। सेक्शन 6 और 8 दोनों ये कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल एस्लम व्यक्ति है और उसको हम लोग एक्सट्राडाइज करने के लिए मना कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी आपका जो सेक्शन 6 में लिखा है, लेकिन अगर जेनोसाइड जैसे एलिगेशंस हैं, यानी कि जो आपका जेनोसाइड अगर व्यक्ति ने किया है, तो उसमें पॉलिटिकल एस्लम वाले व्यक्ति की भी डिमांड की जा सकती है। अब देखिए, जो शेख हसीना के ऊपर एलिगेशन बांग्लादेश में लगाए गए हैं, उसमें मर्डर चार्जेस हैं, किडनैपिंग चार्जेस हैं, जेनोसाइड वाले एलिगेशन लगाए गए हैं। और अभी आप देखिए, जो शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भारत क्या करता है, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करता है, तो निश्चित रूप से वहां का जो कंगारू कोर्ट है, उन्होंने कंगारू कोर्ट मेंशन किया। कंगारू कोर्ट कहा जाता है कि जो पहले से निष्कर्ष बना के बैठा होता है और उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। यही बात तो यही है कि इस गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट बांग्लादेश में है, इसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से नहीं आई, चुनाव से नहीं आई। कुछ गुंडे सड़कों पे उतरे, उन गुंडों कट्टरपंथियों ने मिलकर वहां पर क्या किया, खूब करा दिया। तो वो जो सरकार है और उसका जो कोर्ट है कंगारू कोर्ट, वो निश्चित रूप से शेख हसीना को क्या देगा, डेथ सेंटेंस देगा, यानी कि टू बी हैंग। और अब देखिए, बहुत सारे वहां पर भी कुछ प्रोग्राम्स भी हुए। उन आंदोलनों में देखा कि वहां पर शेख हसीना की फांसी की डिमांड की जा रही थी। अब बात यह है कि जो आपका सेक्शन 6 और सेक्शन 8, जो जेनोसाइड का जो एलिगेशन है, उस एलिगेशन के बिहार पर ये बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ होता है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई ट्रीटी 2 देशों के बीच में है और उस ट्रीटी में अगर किसी देश को लगता है कि जो एलिगेशंस हैं उनका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, तो किसी भी ट्रीटी को कोई भी देश तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो भारत के पास जो आपका सेक्शन 8 है, वो इस बात की फ्रीडम देता है कि भारत उसको क्या कर सकता है, संधि को मना कर सकता है, पहली बात। दूसरा, जो भी इस प्रकार की ट्रीटी होती है, उसमें टाइम की बाउंडिंग नहीं होती कि कितने टाइम में आपको क्या करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है। कि आपने भेज दिया, हमने एक्नॉलेज भी कर लिया कि हाँ, आपके पास रिक्वेस्ट हमारे पास में आ गई है, लेकिन उसका रिप्लाई कब करना है, ये बात का कोई मेंशन नहीं होता। हम जब चाहे रिप्लाई करें, जब चाहे रिप्लाई ना करें, पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या है कि अब भारत की सिर्फ प्रतिक्रिया क्या देगा, प्रतिक्रिया भारत की ओर से क्या होने वाली है। मैं निश्चित रूप से मान के चल रहा हूं कि प्रतिक्रिया हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने वाले नहीं है। हमें करना होता हम पहले कर दिए होते। हमने उनको पॉलिटिकल एसिलम दिया। और देखिए, बहुत बड़ी बात है, आज ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी चुनौती है। जब शेख हसीना भारत आती है तो उन्होंने कई देशों में पॉलिटिकल एसिलम के लिए क्या रिक्वेस्ट की थी, लेकिन किसी भी देश ने, यूरोप के देश ने, खासतौर से ब्रिटेन देखिए किस किस को पॉलिटिकल एसिलम दे देता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आई शेख हसीना है उनको देने को मना कर देता है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि भारत किस हद तक जाता है। भारत को उसी तरह से कार्य करना चाहिए जैसे पुतिन ने असद के लिए किया है, कि पूरा पॉलिटिकल एसिलम, कि जो सरकार हमारे साथ खड़ी रही है, जो व्यक्ति हमारे साथ खड़े रहे हैं, भारत एनी कोस्ट उसका क्या देगा, साथ देगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये साफ है कि मेजर जेके बंसल साहब की शेख हसीना को तो सौंपने से रहा भारत, लेकिन ये जो अर्जेंसी नोट, रिमाइंडर लेटर, ये सब क्या है फिर ये सरकार की तरफ से? क्योंकि अब मना तो इस आधार पर भी किया जा सकता है कि आपकी न्याय प्रणाली पर हमें भरोसा नहीं है कि न्याय मिल पाएगा, जैसे कि यूरोपीय देशों ने किया। यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे ट्रीटी थी, वहाँ पर विजय माल्या जैसे लोग हैं, उन्होंने ये तर्क दे दिया, ये कह दिया गया कि जो भारत की जेल है, भारत की न्याय प्रणाली है, वो उचित व्यवस्था वाली नहीं है। तो ये भी एक आधार हो सकता है। देखिए, ये तो बांग्लादेश भी जानता है कि भारत उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा, लेकिन वो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के वो इस तरह के लेटर वगैरह लिखते रहते हैं, लिखते रहेंगे, प्रक्रिया पूरी करते रहे। अब मेरी बात एक समझ में ये नहीं आती, जो यूनुस हैं उनको इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है, पीस प्रोसेस का प्राइज भी मिला हुआ है उनको, करने के अलावा जो उनको, वो कोई इलेक्टेड तो है नहीं, जैसे निकुंज जी ने कहा है कि उनकी कोई वैधता तो है नहीं। तो उनका तो सिर्फ ये था कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट था कि वो आगे की सुधार करके अपने देश में और कुछ एक
एक जो चुनी हुई सरकार की स्थापना करें, जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सके। अब तो आज की तारीख में अगर वो जो पाकिस्तान के साथ में भी जो वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनकी वैधता क्या है? वो जो कोई अगर बात कर भी लेते हैं या कोई चीज डिसाइड होती है, बिकॉज ये जो है चुने हुए तो है नहीं, तो इनकी मान्यता कुछ नहीं रह जाती। इसी प्रकार से वो कंटिन्यू रहने के लिए उनको अभी थोड़ा जो है ये पावर का चस्का लग गया है, उसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसलिए वो चुनाव के लिए भी 2 साल का समय मांग रहे हैं, या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए सब किया जा रहा है ना? या फिर ये हो सकता है कि क्या ए.के. मिश्रा जी कि मानवाधिकारों पर को लेकर सवाल उठ रहे हैं पूरे विश्व में, हनन का मामला, मानवाधिकार हनन का मामला, हिंदू ईसाइयों पर हमला, अमेरिका की तरफ से फोन भी गया, तो साहब अब ये डाइवर्ट करने के लिए कि देखिए हम तो न्याय के साथ चल रहे हैं और हम तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये नैरेटिव बना रहे हैं और इंडियन इंटेलेक्चुअल हमें आपको बहुत सही तरीके से जवाब देना चाहिए। मैं बोलता हूं, भारत केवल एक चिट्ठी लिख दे बांग्लादेश को कि आप बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की मांग कर रहे हैं, उसके पहले जो करोड़ों बांग्लादेशी अवाम और रोहिंग्या भारत में पड़े हैं हम उनको भेज रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट करिए। क्यों नहीं ये चीज बोला जा रहा है? भाई ईंट का जवाब पत्थर, बातें घुमा घुमा के जी ट्रीटी में ये है तो भारत को देना पड़ेगा। अरे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रीटी थी। तालिबान को आज तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है अफगानिस्तान में, उसको सरकार नहीं माना जाता है। तो कोई ट्रीटी अफगानिस्तान की दुनिया के किसी देश के ऊपर लागू नहीं होती है। एक लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिख के भेजनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को तो आप मांग रहे हो, उसके पहले जो करोड़ों आपकी अवाम बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिया बन के रह रही हैं, मानवता के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, उनको वापस मांगिए, हम भेजने के लिए तैयार हैं। सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पहले एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि मुद्दा ये होना चाहिए कि शेख हसीना जी भारत वापस कर देगा अब कि नहीं करेगा, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अरे क्या गलत आंसर तो हम लोगों को सही तरीके से पूछिए ना। बांग्लादेश को, भारत सरकार को एक नोट भेज के पूछना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ की करोड़ों अवाम जो यहाँ पे घुसपैठी है। हालांकि मुझे लगता है कि मिश्रा जी वो उनको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन हमने उन्हें निकाल बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। डिप्लोमेटिक चैनल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह के सवाल बिल्कुल पूछ करके फंसा, प्रेशर तो बनाया जाता है ना। हाँ। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है? एक सवाल पूछ लीजिए उनसे कि जो करोड़ों अवाम तुम्हारी यहाँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मिश्रा जी अगर हम उनके इस नोट फोट का, लेटर वेटर का जवाब देने लगे तो फिर ज्यादा हम गंभीरता से लेने लगे हैं। हम गंभीरता से लेते ही नहीं है। हमने तो आपके चैनल पे बोला था इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रीटी। हाँ एग्जैक्टली, हम उनका रिप्लाई कर दिए। हमने अगर रिप्लाई कर दिया तो उसका मतलब हम गंभीरता से ले रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, कोई जरूरत, मैंने बोला था कि थूक करके कूड़े में फेंक देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल मतलब नहीं, तो हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं। वो अब नोट लिख रहे हैं, वो इसका मतलब ये है कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, एक इशू डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, स्ट्रिक्ट एक्शन यही होगा कि चावल मांग लेंगे साहब, 50,000 टन हमें दे दो। हाँ, तो ये पाकिस्तान की राह पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जिस तरह से बेशर्म, बेहया, तमाम जो शब्द आपने कहा, और भाई साहब भाग गए आपके अल्फाजों से, भाग ही जाते हैं साहब, देशद्रोही जो बंदे नेक नहीं है वो भाग जाते हैं। आप अल्फाज जो हैं वो अल्फाज अब कम पड़ने लगे हैं पाकिस्तान के लिए। तो उसी तरह बांग्लादेश की हालत है। बांग्लादेश के लिए भी अब नए नए अल्फाज हमें और आपको ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह से बेशर्मी और बेहयाई पर उतर आया है बांग्लादेश। बहुत शुक्रिया निपुण आलम बयान साहब, बहुत शुक्रिया ए.के. मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया जे.के. बंसल साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। साइबर अटैक की जद में जापान एयरलाइंस आ गया है। एक बड़ी खबर, साइबर अटैक